हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 4th अगस्त। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 पे एक्सेस डेथ्स का फिर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रखा था। तो देखिए, हमें हर स्टेट का एग्जाम्पल नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर जानना चाहते हैं तो 14 जून में हम तेलंगाना का एग्जाम्पल देखा था। वो आप एक एग्जाम्पल अपना मेंस में लिख सकते हैं। मेन जो लिखने वाली बात है, जो हमने एडिटोरियल डिस्कशन की थी, एक्चुअल डेथ्स वर्सेस ऑफिशियल डेथ्स, हाउ एक्सेस डेथ्स ड्यू टू कोविड कैन बी ट्रैक्ड, व्हाई डेथ्स आर रिपोर्टेड लेस। तो ये हम सब देखेंगे। 21 जून के एनालिसिस में हमने इसका एडिटोरियल डिस्कशन बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाए थे। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 3 पे था, आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि कोई भी डेथ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में जो डेथ्स हुई थी दिल्ली में, तो उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से नहीं हुई थी डेथ, और बल्कि हॉस्पिटल का कहना कुछ और है। हॉस्पिटल ने कहा है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से ही डेथ्स हुई थी। तो इसमें कुछ देखने वाला, न्यूज़ बनाने वाला या आपको नोट्स बनाने वाला कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया है कि कई बार बच्चे क्या होता है, ऐसी चीज़ें देखते हैं तो तुरंत नोट्स बनाने लगते हैं। तो मैंने इसलिए ये पॉइंट निकाला है। इसको आप बस सुनिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ आगे आएगा, कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ बनेगी तो हम लोग तब देखेंगे। एक एडिटोरियल पे था कश्मीर के बारे में। थोड़ा कश्मीर का देखते हैं क्या था। कि एक तो एक्चुअली आपको पता ही होगा कि पुलिस ने एक सर्कुलर इशू किया है कि अब गैदर करें डिटेल्स को, और वो कर रहे हैं सिक्योरिटी क्लियरेंसेस। जो भी दंगे में, फसाद में जो स्टोन पेल्टिंग होती है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं जो पास्ट में, उनको डिनाई किया जाएगा। एक तो गवर्नमेंट में जॉब्स, और दूसरा उनको डिनाई किया जाएगा पासपोर्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें डिनाई करी जाएंगी। ये नया पुलिस ने सर्कुलर इशू करा है कश्मीर में कि जो भी लोग पत्थर फेंकने में ज्वाइन कर रहे हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे उन्होंने कोई दंगाइयों में काम आए हों, तो उन लोगों को अब गवर्नमेंट सर्विस में और ट्रैवलिंग अब्रॉड, बेसिकली अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो ट्रैवल कैसे करेंगे, वो डिनाई किया जाएगा। ठीक है, क्यों? एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया कि जो ऑफिशियल लिस्ट है जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की, वो बिटवीन 2018 एंड 2017 बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दे हैव इट हैज़ स्वेल्ड। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम इसको लॉफुली देखी जाए, तो अगर हम पासपोर्ट्स और जॉब्स की मनाही की बात करें तो इट इज़ नॉट इलीगल। इलीगल है क्योंकि अंडर सेक्शन 6(2), क्योंकि देखिए, जब आप ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो आपको थोड़ी लीगैलिटीज़ लिखनी पड़ती हैं। क्योंकि हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लें, कह देंगे ये इलीगल है, ऐसे आप किसी को नहीं रोक सकते। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये लीगल है, क्योंकि अंडर सेक्शन 6(2) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट्स कैन बी डिनाइड टू द एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस रीजंस। चाहे चाहे वो जब भी कोई वो हार्म पहुंचाना चाहेंगे कंट्री की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, या कोई डेट्रीमेंटल होगा सिक्योरिटी को लेके, तो उनको पासपोर्ट्स जो है डिनाई किए जा सकते हैं। ये पासपोर्ट्स एक्ट में है। तो आप कह सकते हैं ये लीगल है। बट फिर आप साथ साथ कहेंगे कि देखिए, जो अफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए भी लीगल कोर्स दिया हुआ है इस एक्ट में, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू गेट अ पासपोर्ट। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप लिखेंगे कि सर, जो पुलिस ने किया है वो भी लीगल है, और जो उनके पास लीगल कोर्स भी है जो अफेक्ट हो रहे हैं, कि वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा-सा लिखेंगे कि देखिए, एक तो हम देख रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट जो है रिवाइव करना चाह रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन द कैपिटल, इन कश्मीर। और दूसरा क्या है कि हमने कहा, आप एग्जांपल देंगे, आप लिख सकते हैं इसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इनवाइट किए थे लीडर्स फ्रॉम द यूनिटीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर अ डिस्कशन। मंथ ज़रूर लिखिएगा, इन जून, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में और भी मीटिंग्स हों। तो आप लिख सकते हैं इन जून उनको उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को भी इनवाइट किया था उस जगह के, ताकि वहाँ पे रिवाइव कर सकें। और वहाँ के जो यूथ्स भटक गए हैं या जो अपने आप को एलिनेटेड महसूस करते हैं, उनको अपनाने के लिए, उनके यहाँ अपनापन बनाए रखने के लिए ये एक यूनियन गवर्नमेंट ने आउटरीच की थी। बट ऐसे जो स्टेप्स हैं, जैसे ये जो हमने डिनाई करने वाली हैं, इनका जो ये अफेक्ट करेंगे वहाँ के यूथ्स को। क्योंकि बेसिकली जो हम यूथ्स को वहाँ के मनाना चाह रहे हैं, अपने में शामिल करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ें उस चीज़ों को हार्म करेगी। देयर इज़ अ डेंजर कि ये जो एक एलिनेशन है ना वहाँ के यूथ्स में, कि हम बिलोंग नहीं करते इस देश को, ये हमारा ये देश नहीं है। ये नहीं, सबको, बहुत लोग ऐसे हैं जो भटक जाते हैं, जिनको भटकाया जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, धर्म को लेके हो, कर्म को लेके हो, चाहे ज़मीन को लेके हो, किसी भी बात को वजह से हो। तो उन लोगों को जैसे भटकाया जाता है, तो वो भटकना उनका जो अब ठीक होने वाला था, पॉलिटिकल जो हम रिवाइव करने वाले थे वहाँ पे, ऐसे स्टेप से क्या होता है कि थोड़ा बहुत उनके अंदर फिर एलियनेशन आ जाएगी। जब उनको गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं मिलेंगी, उनको पासपोर्ट्स नहीं मिलेगा, फिर उनके अंदर एक सेंस ऑफ एलियनेशन आ जाएगी कि यार, हम इस देश को या हम इस जगह को बिलोंग करते भी हैं या नहीं करते। तो थोड़ा सा अपने आंसर को ऐसे लिखना है
कि वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को भी लिखना है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लिखना है, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लिखना है, लीगैलिटीज़ और इल्लीगैलिटीज़ भी। अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो आपके अंदर इसमें सब कुछ आ चुका है, ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल था जो ये पॉवर्टी को लेके था। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा आर्टिकल कभी मत लिखिएगा, ठीक है? हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप अपने फॉर्डर वाली डायरी में लिखिएगा। इसके कुछ जैसे अगर आपके ऊपर पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा ना, तो इसके 1 या 2 पैरा आप उठा के लिख सकते हैं। ये नहीं कि पॉवर्टी पे आया तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल। देखिए, हमें कोई भी हेट्रेड नहीं दिखाना है अपना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेटिक उसमें जा रहे हैं, कल को आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही सब कुछ लिखने लगेंगे। देखिए क्या होता है, आप यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट में नहीं बैठे हैं, आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में नहीं बैठे हैं कि आपने गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, तब तो देखो फ़ायदा है इस आर्टिकल का। बट अगर आपने पेपर में लिखना है, तो ये आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाएगा। इसको एज़ अ फॉर्डर लिखेंगे कि कभी भी पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा, तो हम 1-2 फॉर्डर इसके यहाँ से उठा के वहाँ लिख देंगे, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा और इसके जो ये आर्टिकल का आप नोट्स बनाएँगे, उसके बाद जगह छोड़ दीजिएगा कि कभी भी पॉज़िटिव पॉइंट्स भी आते रहते हैं, तो हम उसमें ऐड करते रहेंगे। कहते हैं कि कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे है, गवर्नमेंट ने अभी तक जो रिलीज़ नहीं हुआ है 2011-12 के बाद से। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है, वो एनएसएसओ करता है एवरी 5 इयर्स। बट जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर 2011-12 के बाद 17-18 में हुआ था, वो गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं किया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम अगले साल दोबारा करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है? उसके अलावा हम देखते हैं कि एनएसओ जो है एक पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे करता है और वो करता आ रहा है। उसको उसने अपना ये ट्रेडिशन मेंटेन रखा है कि वो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे करता आ रहा है। और जो पीएलएफएस का क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे होते हैं। हाँ, नो ऑफेंस कि हम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में जो क्वेश्चंस होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेके, उतने डिटेल्ड में नहीं होते हैं पीएलएफएस में, बट इतने सफिशिएंट होते हैं ताकि उसमें हम अपना सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना चेंजेस हुए हैं कंजम्पशन में अक्रॉस टाइम, ठीक है? तो इसमें क्या है, क्योंकि ऐसा है कहता है कि पीएलएफएस जो भी है ना, वो भी कलेक्ट करता है हाउसहोल्ड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथोडोलॉजी। अब मैं क्या है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथोडोलॉजी जो है, ये नेक्स्ट पैरा मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे सिमिलर टू दैट, पीएलएफएस भी क्या करता है, हाउस होल्ड क्वेश्चंस पूछता है रिगार्डिंग देयर एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ, क्लोथिंग, बेडिंग, एजुकेशन, फुटवियर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। मतलब सपोज करो 1 जनवरी को अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लास्ट 365 दिनों के उनसे पूछता है कि इस पे क्या खर्चे हुए हैं, ठीक है? और जो नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन होती है, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑन फूड, हाउसिंग, कन्वेंस, वो पूछता है। अगर वो सपोज करिए 1 जनवरी को पूछ रहा है, तो पूरे दिसंबर तक के वो खर्चे पूछता है। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथोडोलॉजी। ये आपने लिखना नहीं है पेपर में, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ ये पैरा लिखा था मैंने। तो याद रखिएगा कि हम अगर कभी कंपेयर करना हो, आंसर लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नहीं हुआ है 2011-12 के बाद, बट जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे हुआ है, वो भी उतना ही कारगर है जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, क्योंकि वो भी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथोडोलॉजी को लेके क्वेश्चंस पूछता है कंजम्पशन के बारे में। बस इतना ही लिखना है अभी तक का। उसके बाद हम लिखेंगे कि देखिए क्या है कि हमें पूरा दिख रहा है कि 1973 से लेके 2012 तक पॉवर्टी जो है फॉल हुई थी, मतलब गिरी थी। और जब से हम हिंदुस्तान ने आज तक अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है पॉवर्टी पे, हम हमेशा देखते आए हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है वो हमेशा कम हुई है। हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि 1973-74 में 54.9% थी, 83 में 44 हुई, 93 में 36 हुई, 2004-5 में 27.55% हुई। कहते हैं मगर आश्चर्य वाली बात क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री, जब से हम अपनी पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी में राइज़ हुआ है सिंस 2011-12। पॉवर्टी राइज़ हुई है। और अगर हम उसको भी देखें तो 2017-18 का जो एनएसए का सीईएस डाटा था जो लीक हुआ था, उससे भी मेल खाता है। अगर हम सोचें ना कि ये जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे है, वो इतना ठीक है या नहीं, तो एनएसए को जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 वाला जो गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं करा है, उसका भी जो लीक डाटा आया था, उससे मैच कर रही है ये बात कि हाँ, इस बार पॉवर्टी जो है 2011-12 के बाद से राइज़ हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, पॉवर्टी हैड इंक्रीज़ सिग्निफिकेंटली इन बोथ रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, बट ज़्यादा देखा जा रहा है इन रूरल एरियाज़। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करें, तो जो पॉवर्टी जो पुअर लोग थे, नंबर ऑफ पुअर,
जो 217 मिलियन थे इन 2012, अब वो हो गए हैं बढ़ के 270 मिलियन इन 2019-20 इन रूरल एरियाज़। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वो 53 से 71 मिलियंस हो गए हैं। तो अगर हम एक फैक्ट्स देखें, तो हमने देखा है कि 1973 से 1993 तक जो नंबर ऑफ पुअर्स थे, हमेशा दे हैव रिमेन्ड कांस्टेंट। मतलब 320 मिलियन पुअर थे, तो 320 ही रहे थे 1973 से लेके 1993 तक, डिस्पाइट अ फैक्ट कि जब इंक्रीज़ हो रही थी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। और अगर हम 1993 से 2004 की बात करें, तो एब्सोल्यूट नंबर जो थे पुअर के, वो फेल हुए थे फ्रॉम 32 करोड़ से 30 करोड़ तक, ठीक है? क्योंकि उस टाइम हमने जीडीपी का ग्रोथ रेट भी देखा था कि पिकअप हुआ है। तो ये जो फिगर्स है ना, ये जैसे हमने ऊपर वाला पैरा लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, तो हमें हमें ये पता चलता है। तो ये जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं, ये लिखेगा। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं कि हाँ, आप हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास डेटा है, आप प्रॉपर बात कर रहे हैं, विद डेटा बात कर रहे हैं, आपके पास सबूत है। तो ये लिखिएगा। और ये नहीं है कि पूरा का पूरा ये आर्टिकल लिख दे कि हमें हेट्रेड मचानी है, क्योंकि 2012 के बाद हम देख ही रहे हैं कि एक ही गवर्नमेंट चल रही है 2014 से। तो उसमें दिखाया है कि ये देखा जा रहा है कि ये वजह भी क्यों रही है कि 2015 तक तो सब ठीक था। उसके बाद से जब से ये डीमोनेटाइज़ेशन आया, जीएसटी आया है, उस वजह से इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हो गई है। देखिए, इतना हेट्रेड नहीं मचाना है हमें। हम कैसे लिखेंगे कि देखिए, थोड़ा-सा हम पॉवर्टी पे आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ, पॉवर्टी के लेवल्स अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, ये मत लिखिएगा आपको लगता है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे ये डेटा रिलीज़ हुआ है, तो इससे लगता है कि पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ राइज़न। और हम ये भी कहेंगे कि हाँ, इट मे बी ड्यू टू दीज़ फैक्टर्स कि डिमोनेटाइज़ेशन आया, जीएसटी आया, जिसने अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर को और एमएसएमईज़ को थोड़ा-सा हिट किया, तो हमें ये लगता है। पॉज़िटिव्स जब आएँगे, उसमें हम पॉज़िटिव्स भी ऐड करेंगे। तो इस आर्टिकल को इतना बड़ा, पूरा, लंबा-चौड़ा उसको मत एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट कर देना, जितना मैंने आपको सारा समझाया है। थोड़ा-थोड़ा करके लिखना है कि हाँ, इस डेटा से इतना आया था, इस डेटा से ये पता चला। उसके बाद एक क्या नाम है, रिज़र्वेशन के बारे में था बिहार गवर्नमेंट का। देखिए, हमें उसको अपने यहाँ कैसे यूज़ करना है यूपीएससी में, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके ऊपर रिज़र्वेशन के ऊपर क्वेश्चन्स आता है, तो आप लिखेंगे देखिए, हमें ठीक है, हमने वर्टिकल रिज़र्वेशन रखी हुई है एससी, एसटी, ओबीसीज़, ईडब्ल्यूएस के लिए। बट अभी हमें ज़रूरत क्या है कि हम थोड़ी-सी हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन भी लेके आएँ। हॉरिज़ॉन्टल मतलब जैसे हम रिज़र्वेशन कर सकते हैं फॉर द वुमेन। हम फिर लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लेटेस्ट कि 33% रिज़र्वेशन रहेगी फॉर वुमेन इन स्टेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो कहते क्या है कि अक्रॉस द सेक्टर होगा, मतलब जो एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में वुमेन आती हैं वो भी, और जो जनरल कैटेगरी में वुमेन आती हैं उनको भी फ़ायदा होगा इससे। और हम ये खाली वुमेन्स के लिए नहीं, हम कर सकते हैं कि वेटरन्स के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो हम इससे क्या वर्टिकल कैटेगरीज़ को कट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में जा सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हम देखते आ रहे हैं, फिर थोड़ा-सा वुमेन के ऊपर भी लिखेंगे कि देखिए, सिस्टमैटिकली हम देखते हैं कि एक पैट्रियार्कल कंट्रोल रहता है वुमेन्स के ऊपर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो खाली डिफीट नहीं होगा खाली गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। ये जो स्टेट वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और एविडेंस भी पॉइंट आउट करता है कि वुमेन की जब भी पार्टिसिपेशन होती है वर्कफोर्स में, वो इकोनॉमी को बूस्ट करती है। तो इन लाइट ऑफ दिस, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू मेक मोर एंड मोर जॉब्स अवेलेबल फॉर वुमेन। और हम उसके बाद फिर ट्रांसजेंडर्स और ये सब भी मेंशन कर सकते हैं उसमें। एक पेज 9 पे था कि जो गवर्नर की पावर है टू पार्डन अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 161, और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो अंडर आर्टिकल 72, तो वो ओवरराइड करती है प्रोविजन को सीआरपीसी का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है, सेक्शन 433 ए। सेक्शन 433 ए आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो बेसिकली 433 ए ये कहता है कि अगर जो प्रिजनर है, उसकी जो रेमिशन है या पार्डन है, वो तभी हो सकती है जब वो जेल में 14 साल कम से कम बिता ले। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेक्शन 433 है जो है, वो गवर्नर की या प्रेसिडेंट की पावर को ओवरराइड नहीं कर सकता वहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, तो इसलिए उनको अफेक्ट नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर चाहें तो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन भी और रेमिशन भी बिफोर दैट पर्सन कंप्लीट्स 14 ईयर्स ऑफ जेल। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था आज। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।